नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हर हफ्ते कुछ नया हो रहा है और आज हम इन्हीं ताज़ा और रोमांचक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी आई है, नए एआई टूल्स हैं, कुछ दिलचस्प प्लेटफॉर्म्स और हाँ, हार्डवेयर अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। हमारा मकसद है इन डेवलपमेंट्स को समझना और ये जानना कि उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और बिजनेसेस के लिए इनके क्या मायने हैं। तो चलिए इन एआई अपडेट्स के सागर में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या मोती हाथ लगते हैं। एआई की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो एआई को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रही हैं। पहला है एंथ्रोपिक का क्लॉड क्रोम एक्सटेंशन, यानी अब क्लॉड एआई सीधे आपके वेब ब्राउजर में ही काम करेगा। ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। बिल्कुल। इसकी अहमियत इस बात में है कि ये कॉन्वर्जेशनल एआई को इस्तेमाल करने की जो बाधा थी ना, उसको बहुत कम कर देता है। अब अलग से कोई वेबसाइट या ऐप खोलने की जरूरत नहीं। ब्राउजिंग करते हुए ही आप एआई की मदद ले सकते हैं। इससे रोजमर्रा के कामों में, मतलब चाहे वो जानकारी ढूंढना हो, कुछ लिखना हो या किसी चीज को समझना हो, एआई का दखल और बढ़ेगा। लेकिन क्या इससे हर तरफ एआई की मौजूदगी जानकारी की गुणवत्ता या हमारी अपनी सोचने की क्षमता पर असर डालेगी? मतलब अगर हर जवाब एआई देने लगे तो? ये एक जरूरी सवाल है। सुविधा तो बढ़ती है, हाँ, लेकिन निर्भरता भी। जानकारी की गुणवत्ता इस पर निर्भर करेगी कि एआई मॉडल कितना सटीक और निष्पक्ष है, और ये भी कि उपयोगकर्ता उसकी दी गई जानकारी को कैसे जांचते हैं, परखते हैं। ये जरूरी है कि हम एआई को एक सहायक समझें, न कि हर चीज का अंतिम जवाब। आलोचनात्मक सोच का महत्व यहाँ और बढ़ जाता है। सही कहा, बिल्कुल। अब बात करते हैं विजुअल्स की। गूगल का नैनो बनाना इमेज एडिटर आया है। ये एक मुफ्त एआई टूल है और दावा है कि सिर्फ टेक्स्ट कमांड से फोटो एडिट कर सकता है। सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, ये रचनात्मकता को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा कदम है, सच में। पहले देखिए, फोटो एडिटिंग के लिए या तो महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए थे या फिर खास स्किल्स। अब कोई भी बिल्कुल साधारण भाषा में निर्देश देकर अच्छे एडिटिंग कर सकता है। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों या बस अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने वालों के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, पर क्या इससे असली फोटोग्राफी या डिजाइन स्किल्स का महत्व कम नहीं हो जाएगा? अगर एआई ही सब कुछ कर देगा तो फिर? ये एक बहस का मुद्दा है और काफी गहरा मुद्दा है। एक तरफ ये उन लोगों को सशक्त बनाता है जिनके पास पारंपरिक स्किल्स नहीं है, उन्हें एक मौका मिलता है। दूसरी तरफ ये जरूर बुनियादी एडिटिंग जैसे कामों को शायद कम महत्वपूर्ण बना दे। लेकिन असली रचनात्मकता, कॉम्पोजिशन की समझ या एक यूनिक विजन, इनका महत्व तो बना रहेगा। शायद प्रोफेशनल्स को अब ज्यादा रणनीतिक और कलात्मक पहलुओं पर ध्यान देना होगा, न कि सिर्फ तकनीकी कामों पर। दिलचस्प नजरिया है। इसी कड़ी में माइक्रोसॉफ्ट की वाई वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक की भी खबर है। अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर उम्मीद है कि ये ज्यादा स्वाभाविक लगने वाली एआई आवाजें बना पाएगी। बेहतर टेक्स्ट टू स्पीच आवाज़ों की जरूरत कई क्षेत्रों में है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी। जिन लोगों को देखने या पढ़ने में दिक्कत है, उनके लिए जानकारी तक पहुंचना आसान हो जाता है। फिर कंटेंट क्रिएशन में, जैसे पॉडकास्ट या वीडियो नरेशन, स्वाभाविक आवाज अनुभव को कहीं बेहतर बना देती है। साथ ही हमारे डिवाइस जो हमसे बात करते हैं, उनकी आवाज ज्यादा मानवीय लगे तो इंटरेक्शन भी बेहतर होता है, थोड़ा अपनापन लगता है। क्या इसमें कोई चुनौती भी है? मतलब क्या एआई आवाजें कभी-कभी थोड़ी अजीब या वो अनकैनी वैली वाली नहीं लगती? हाँ, ये एक चुनौती है, बिल्कुल है। बहुत ज्यादा मानवीय लगने की कोशिश में कभी-कभी एआई आवाजें थोड़ी डरावनी या अप्राकृतिक लग सकती है। वो संतुलन बनाना मुश्किल है। साथ ही आवाजों के दुरुपयोग का खतरा भी है, जैसे किसी की आवाज की नकल करके धोखाधड़ी करना। ये भी एक चिंता का विषय है जिस पर ध्यान देने की जरूरत होगी जैसे जैसे ये तकनीक बेहतर होती जाएगी। ठीक है, अब उन टूल्स की ओर बढ़ते हैं जो खास तौर पर क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए बनाए गए हैं। यहाँ कुछ काफी उन्नत चीजें हो रही हैं, जैसे क्लिंग एआई वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म क्लिंग 2.1, उसने स्टार्ट और एंड फ्रेम कंट्रोल पेश किया है। वीडियो बनाने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। पहले एआई से वीडियो बनाते समय, मतलब शुरुआत और अंत कैसा होगा, इस पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल था। आप एआई को बताते थे कि क्या चाहिए और वो कुछ बना देता था, पर कहानी पर पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाता था।
ये नया फीचर क्रिएटर्स को ज्यादा सटीक नियंत्रण देता है। इससे वे अपनी कल्पना के मुताबिक वीडियो बना सकते हैं, कहानी को बेहतर ढंग से कह सकते हैं और वीडियो में एक रूपता ला सकते हैं। पर क्या ये नियंत्रण एआई वीडियो को ज्यादा मैकेनिकल नहीं बना देगा? मतलब एआई की अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई फिर? ये देखने का एक नजरिया है। दूसरा ये है कि एआई अभी भी एक टूल ही है ना? ये नियंत्रण क्रिएटिविटी को दिशा देने में मदद करता है, उसे खत्म नहीं करता। जैसे एक पेंटर अपने ब्रश पर नियंत्रण रखता है, वैसे एक वीडियो क्रिएटर एआई पर नियंत्रण चाहेगा ताकि वो अपनी सोच को साकार कर सके। असली क्रिएटिविटी तो आइडिया में है और उसके क्रियान्वयन में। समझ गया। एक और टूल जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है जेनस्पार्क एआई डिजाइनर। ये सिर्फ डिजाइन नहीं बनाता, बल्कि रिसर्च करके पूरा ब्रांड डिजाइन सिस्टम तैयार कर सकता है। लोगो, कलर, टाइपोग्राफी, सब कुछ। ये सुनकर तो मैं भी हैरान रह गया था। हाँ, ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं, बल्कि जटिल, रचनात्मक और यहाँ तक कि रणनीतिक व्यावसायिक कार्यों को भी संभालने लगा है। ये सिर्फ एक तस्वीर बनाने से कहीं ज्यादा है। ये पूरी ब्रांड पहचान बनाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करने की क्षमता रखता है। इसका डिजाइन एजेंसियों और कंपनियों की ब्रांडिंग प्रक्रियाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। यकीनन। तो क्या इसका मतलब है कि डिजाइनर या ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट की नौकरी खतरे में है? शायद खतरे में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, भूमिका जरूर बदलेगी। हो सकता है एआई बुनियादी डिजाइन सिस्टम बनाने का काम करे और डिजाइनर ज्यादा ध्यान क्लाइंट की जरूरतों को समझने, यूनिक कंसेप्ट बनाने और एआई के आउटपुट को बेहतर बनाने पर दें। लेकिन ये भी सच है, जैसा आपने कहा, कि अगर बहुत सी कंपनियां इसी तरह के एआई टूल का इस्तेमाल करने लगें, तो क्या ब्रांडिंग में एक तरह की एकरूपता या थोड़ी बोरियत आने का खतरा नहीं है? ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब कोडिंग की दुनिया में चलते हैं। ओपन एआई ने अपनी कोडेक्स क्षमताओं को सीधे आईडीईज में इंटीग्रेट कर दिया है। आईडीईज यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो सॉफ्टवेयर जहां डेवलपर्स अपना सारा कोड लिखते हैं, टेस्ट करते हैं, डीबग करते हैं। यह डेवलपर्स के लिए बहुत सुविधाजनक है। बेहद। कोड लिखते समय मदद के लिए उन्हें अपना काम छोड़कर किसी दूसरे टूल या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई असिस्टेंट सीधे उनके वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाता है। इससे न केवल उनकी रफ्तार बढ़ती है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बदलते स्वरूप को भी दिखाता है, जहां एआई एक सहयोगी के तौर पर तेजी से अहम होता जा रहा है। इसी दिशा में एक और कदम है कोडर एजेंटिक आईडीई का लॉन्च। इसे एजेंटिक कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ कोड लिखने में मदद नहीं करता, बल्कि कोड बेस को गहराई से समझता है और एक साथी डेवलपर की तरह काम कर सकता है, जो खुद सीख और काम कर सकता है। इसमें बातचीत के जरिए कोडिंग और ऑटोनॉमस मोड जैसी चीजें हैं। ये कोडिंग असिस्टेंट के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वाकई, पहले एआई ज्यादातर कोड पूरा करने या गलतियां सुझाने तक सीमित थे। अब वे कोड के लॉजिक को समझ रहे हैं, जटिल समस्याओं पर सलाह दे रहे हैं और यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से कोड के हिस्से भी लिख रहे हैं। इसे पेयर प्रोग्रामिंग का डिजिटल अवतार कह सकते हैं, या शायद उससे भी बढ़कर। इससे बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने की गति में जबरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन क्या एआई को अपने आप कोड लिखने देना थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो सकता, सुरक्षा या बग्स के लिहाज से? बिल्कुल, जोखिम तो है, इसमें कोई शक नहीं। एआई द्वारा लिखा गया कोड हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी। डेवलपर्स को अभी भी एआई के काम की समीक्षा करनी होगी और उसे समझना होगा। पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाना शायद अभी संभव या सुरक्षित ना हो, लेकिन एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में इसकी क्षमता निर्विवाद है। और कोडिंग की दुनिया में सिर्फ मदद ही नहीं, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। XAI ने भी अपना ग्रोक कोड मॉडल लॉन्च किया है, जो खास तौर पर प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया है। प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी होती है सबके लिए। डेवलपर्स और व्यवसायों के लिए इसका मतलब है ज्यादा विकल्प। अब गिटहब को पायलट या ओपन एआई कोडेक्स के अलावा एक और खिलाड़ी मैदान में है। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी और क्षमताएं बेहतर होंगी। सॉफ्टवेयर बनाने वालों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि उनके पास अब और ज्यादा शक्तिशाली एआई टूल्स उपलब्ध होंगे। सही है। अब उन टूल्स पर आते हैं जो एआई को बनाना या इस्तेमाल करना सभी के लिए आसान बना रहे हैं, भले उनके पास तकनीकी ज्ञान ना हो। जैसे ओपन एआई का GPT-5 प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर। ये आपके लिखे प्रॉम्प्ट यानी एआई को दिए निर्देश को बेहतर बनाता है और बताता भी है कि क्यों बदला। यह बहुत उपयोगी है, बहुत प्रैक्टिकल।
एआई से अच्छा नतीजा पाने के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। पहले एक कला या विज्ञान जैसा था जो कुछ ही लोग जानते थे। ये टूल स्किल को आम लोगों तक पहुंचा रहा है, यानी अब एआई से अच्छा काम करवाना सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे हर तरह के एप्लीकेशन में एआई आउटपुट की क्वालिटी सुधर सकती है। और इससे भी एक कदम आगे है लिंडी एआई एजेंट बिल्डर प्लेटफॉर्म। ये दावा करता है कि बिना कोडिंग के सिर्फ सामान्य भाषा में निर्देश देकर आप वेबसाइट, ऐप या ब्राउजर एक्सटेंशन बना सकते हैं, वो भी मिनटों में, और ये खुद ही समस्याओं को ठीक भी कर सकता है। ये तो कमाल है। हाँ, ये नो कोड या लो कोड मूवमेंट को एआई के साथ जोड़ता है और इसे एक नए स्तर पर ले जाता है। ये उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जिनके पास आइडिया तो है पर कोडिंग स्किल्स नहीं। कंपनियां इसका इस्तेमाल तेजी से प्रोटोटाइप बनाने या आंतरिक इस्तेमाल के लिए छोटे मोटे टूल बनाने में कर सकती हैं। बड़े स्तर पर यह दिखाता है कि कैसे नेचुरल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने का मुख्य जरिया बन सकती है। लेकिन क्या इस तरह बने ऐप्स वाकई जटिल और भरोसेमंद हो सकते हैं, या ये सिर्फ साधारण कामों के लिए ठीक है अभी के लिए? ये एक वाजिब सवाल है, बहुत जरूरी। अभी के लिए शायद ये ज्यादा जटिल या मिशन क्रिटिकल एप्स के लिए उपयुक्त ना हो। सुरक्षा, स्केलेबिलिटी मतलब बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता और रखरखाव जैसे मुद्दे अहम होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, बहुत तेजी से। ये निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है सुना। सुना का ओपन सोर्स एआई एजेंट प्लेटफॉर्म। ये भी नेचुरल लैंग्वेज से एआई एजेंट या कहें एआई कर्मचारी बनाने की सुविधा देता है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होना इसे लिंडी जैसे मालिकाना प्लेटफॉर्म से अलग करता है। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि कोड सभी के लिए उपलब्ध है, जिसे कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकता है। इससे कस्टमाइजेशन की ज्यादा आजादी मिलती है और एक कम्युनिटी मिलकर इसे बेहतर बना सकती है। ये उन लोगों या कंपनियों के लिए आकर्षक हो सकता है जो अपने एआई एजेंट्स पर ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं या विशिष्ट जरूरतों के लिए उन्हें बनाना चाहते हैं। अंत में कुछ बुनियादी ढांचे और एकीकरण से जुड़ी खबरें। एनवीडिया ने नया जेटसन थॉर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एज एआई हार्डवेयर है, यानी ऐसा हार्डवेयर जो डिवाइस पर ही एआई प्रोसेसिंग करता है, क्लाउड में नहीं। एज कंप्यूटिंग उन एआई एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है जहां तुरंत फैसले लेने होते हैं, रियल टाइम में, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट या ड्रोन। इनमें डेटा को प्रोसेसिंग के लिए दूर क्लाउड सर्वर पर भेजना और जवाब का इंतजार करना संभव नहीं होता। देरी घातक हो सकती है। जेटसन थोर जैसे शक्तिशाली एज प्लेटफॉर्म्स इन डिवाइसों को मौके पर ही ज्यादा जटिल एआई मॉडल चलाने की क्षमता देते हैं, जिससे वे ज्यादा स्मार्ट और स्वायत्त बनते हैं। तो क्या भविष्य में ज्यादातर एआई प्रोसेसिंग हमारे डिवाइस पर ही होगी, क्लाउड की बजाय? ऐसा लगता है। शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन संतुलन जरूर बदलेगा। बहुत से काम डिवाइस पर ही हो जाएंगे, खासकर जहां तुरंत प्रतिक्रिया या डेटा प्राइवेसी जरूरी है। क्लाउड का इस्तेमाल बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने और उन कामों के लिए होता रहेगा जहां तत्काल प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। यह एक हाइब्रिड भविष्य होगा, मुझे लगता है, दोनों का मिश्रण। और एक आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है रूप यूनिफाइड MCP सर्वर का लॉन्च। ये पहला एकीकृत मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? ये वाकई बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी। MCP को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग एआई मॉडल्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए एक दूसरे से बात करने और जानकारी साझा करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक तरह की साझा भाषा। अभी तक एआई एजेंट्स अक्सर अपने अपने दायरे में ही काम कर पाते थे, अलग थलग। रूप का ये सर्वर इस बाधा को तोड़ता है। ये क्लाउड, क्लाइन, कर्सर जैसे विभिन्न एआई को जीमेल, स्लैक, सेल्सफोर्स जैसे 500 से ज्यादा ऐप से कनेक्ट करने और उनके बीच ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने में सक्षम बनाता है। अच्छा, यानी अब अलग अलग एआई और एप्स मिलकर ज्यादा जटिल काम कर पाएंगे, एक टीम की तरह। संभावना। सोचिए, एक एआई एजेंट जो आपकी ईमेल पढ़कर समझता है कि आपको एक मीटिंग करनी है, फिर आपके कैलेंडर को चेक करके उपलब्ध समय ढूंढता है, मीटिंग शेड्यूल करता है और संबंधित व्यक्ति की जानकारी आपके CRM सिस्टम में अपडेट कर देता है।
और ये सब अपने आप, बिना आपके कुछ किए। MC जैसे मानक इस तरह के सहज क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन का रास्ता बना रहे हैं। ये AI एजेंट्स को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से आगे बढ़कर वास्तविक डिजिटल सहायक बना सकता है। तो आज हमने देखा कि AI कैसे ज्यादा सुलभ हो रहा है, चाहे वो रोजमर्रा के काम हो या ऐप बनाना। ये क्रिएटिविटी और कोडिंग में ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। AI के साथ कुछ बनाना आसान हो रहा है, और सबसे जरूरी, ये सब अलग अलग टुकड़े अब बेहतर ढंग से जुड़ रहे हैं, एकीकृत हो रहे हैं। रफ्तार वाकई तेज है। इन सब का निचोड़ क्या है? एक अंतिम विचार, इन सभी ट्रेंड्स के अभिसरण पर गौर करें। कन्वर्जेंस, हमारे पास आसान इंटरफेस है, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर। हमारे पास ज्यादा शक्तिशाली और विशेष AI मॉडल्स हैं, कोडिंग, डिजाइन, वीडियो के लिए। हमारे पास बेहतर एकीकरण के तरीके हैं, जैसे MCP, और हमारे पास ज्यादा सक्षम हार्डवेयर है, जैसे एज AI। ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे ये सब चीजें एक साथ आ रही हैं, क्या निकट भविष्य में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने का तरीका ही मौलिक रूप से बदल जाएगा? क्या हम सिर्फ कमांड देने से आगे बढ़कर अपनी सभी डिजिटल गतिविधियों, काम, संचार, रचनात्मकता में AI एजेंटों के साथ एक गहरी सहयोगी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि ये बदलाव कितना गहरा और कितनी तेजी से आ सकता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से AI की दुनिया में हो रही हलचल की एक साफ तस्वीर मिली होगी। ये एक क्षेत्र अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा है। हम भविष्य में भी ऐसे विश्लेषण लाते रहेंगे।